प्रश्न एक, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? उत्तर, कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल्स हैं। पृथ्वी के अंदर लाखों वर्ष तक मृत पेड़ पौधों और जानवरों का मिट्टी, बालू एवं चट्टानों की परतों के बीच दबे रहने के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। बड़े आकार वाले पेड़ पौधों से कोयला बनता है, जबकि छोटे छोटे पौधों और जानवरों से पेट्रोलियम का निर्माण होता है। प्रश्न दो, पेट्रोलियम को ऊर्जा का अनवीनीकरण स्रोत क्यों माना जाता है? उत्तर, कोयला तथा पेट्रोलियम के भंडार सीमित हैं। उन्हें तीव्रता से प्रयोग, खर्च किया जा रहा है। पृथ्वी पर आज की परिस्थिति में उनका बनना संभव नहीं है, इसलिए वे अधिक समय तक उपलब्ध नहीं रह पाएंगे और हम उनका पुनःपूरण भी नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है। प्रश्न तीन, बायोगैस के अवयवों के नाम लिखिए। उत्तर, बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन है। बायोगैस आमतौर आज लगभग 50 से 70% मीथेन CH4 और 25 से 45% कार्बन डाइऑक्साइड को दो हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, जल वाष्प H2O, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, अमोनिया NH3 जैसे अन्य गैसों से मिलकर बनता है। प्रश्न चार, बायोगैस का प्रयोग करने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? अथवा जैव गैस संयंत्रों को किसानों के लिए एक वरदान क्यों माना जाता है? उत्तर, एक, जैव गैस संयंत्र में सामान्यतः गोबर को ईंधन के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जो किसानों के पास मुफ्त में ही उपलब्ध रहता है। दो, यह किसानों को खाना पकाने, गर्म करने के लिए धुआं रहित सस्ता ईंधन उपलब्ध करवाता है। तीन, करदम के रूप में किसानों को बिना किसी लागत के खाद प्राप्त होती है। चार, किसानों को जंतु तथा पादप अपशिष्ट के निपटान से छुटकारा मिल जाता है। प्रश्न पाँच, कार्बन यौगिक का अध्ययन रसायन शास्त्र की अलग शाखा में क्यों किया जाता है? उत्तर, एक, ज्ञात अकार्बनिक यौगिकों की संख्या की तुलना में ज्ञात कार्बनिक यौगिकों की संख्या बहुत बड़ी है। दो, कार्बनिक यौगिकों में केवल कुछ तत्व CH0NsPFCI शामिल होते हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिकों में सभी ज्ञात तत्व शामिल होते हैं। तीन, कार्बनिक यौगिक जटिल प्रकृति के तथा उच्च आणविक भार वाले होते हैं। चार, कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजक बंधन शामिल होते हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिकों में इलेक्ट्रोवैलेंट बंधन शामिल होते हैं। पाँच, कार्बनिक यौगिक समावयवता दर्शाते हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिक समावयवता नहीं दर्शाते हैं। 6, कार्बनिक यौगिकों के गुण अकार्बनिक यौगिकों से भिन्न होते हैं। प्रश्न 6, सामुदायिक स्वास्थ्य में किन बातों को सम्मिलित किया जाता है? उत्तर, स्वास्थ्याध्यक्ष सरकारी या स्थानीय लोगों द्वारा स्वास्थ्य बनाए रखने वाले रेस्तरां मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य कहते हैं। प्रमुख बातें, एक, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना था। दो, खाद्य पदार्थों का मानक रखरखाव रखना, खाद्य भंडारों, मांस एवं दुग्ध पदार्थों का नियमित निरीक्षण करना। तीन, स्वच्छ व कीटाणुरहित निवास की उपलब्धता। चार, बस्तियों का बहिष्कार व स्वतंत्रता का प्रबंधन। पाँच, किसी बीमार व्यक्ति के खतरे का उत्पन्न विभिन्न प्रत्यावर्तन कार्यक्रमों तथा अन्य कई स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों को चलाया जाता है। प्रश्न 7, उदाहरण देकर समझाइए कि आसपास का वातावरण स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। उत्तर, व्यक्ति का स्वास्थ्य उसके वातावरण द्वारा अत्यधिक प्रभावित होता है। यह निम्न उदाहरणों से स्पष्ट हो जाता है। एक, जल, वायु तथा भोजन व्यक्ति के वातावरण के भाग हैं। यदि किसी स्थान पर स्वच्छ पीने योग्य जल उपलब्ध नहीं है तथा लोग प्रदूषित जल को पीते हैं, तो वे हैजे या कुछ अन्य रोगों से पीड़ित होते हैं, अर्थात अस्वस्थ हो जाते हैं। दूषित वायु में कार्य करने वाला व्यक्ति श्वसन रोगों से पीड़ित हो जाता है, जबकि शोर भरे वातावरण में कार्य करने वाला व्यक्ति उच्च रक्तचाप एवं मानसिक तनाव से पीड़ित हो जाता है, उसकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। प्रश्न 8, निम्न को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। 1, सोडियम, 2, चीनी का घोल, 3, चांदी, 4, वायु, 5, साबुन, 6, कार्बन डाइऑक्साइड। उत्तर, तत्व सोडियम, चांदी, टिन, सिलिकॉन। यौगिक, कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। मिश्रण, मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, साबुन, वायु, रक्त।
प्रश्न 9, कोशिका विभाजन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है? उत्तर, कोशिका विभाजन एक ऐसी क्रिया है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर दो या दो से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। कोशिका विभाजन जीवों की वृद्धि, विकास तथा मृत कोशिकाओं के पुनः निर्माण के लिए आवश्यक होता है। प्रकार 1, समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाएं बनाती है। यह कोशिका विभाजन वृद्धि, विकास, मृत मरम्मत के लिए आवश्यक है। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। 2, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। यह विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें एक पैतृक कोशिका विभाजित होकर 4 पुत्री कोशिकाएं बनाती है। इन पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका की अपेक्षा आधी रह जाती है। प्रश्न 10, अंतराफसलीकरण या फसल चक्र के क्या लाभ है? उत्तर, अंतराफसलीकरण से एक साथ किसी खेत से दो या दो से अधिक फसलों को प्राप्त किया जा सकता है। इससे पोषक तत्वों का अधिकतम उपयोग हो पाता है। इससे पीड़कों और रोगों को फसल के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है और अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित तरीके से तरह तरह की फसलों को फसल चक्र के अंतर्गत उगाया जाता है। परिपक्वन काल के आधार उचित फसल चक्र को अपनाने से वर्ष में 2-3 फसलों का अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। इससे निम्नलिखित लाभ होते हैं। 1, मिट्टी की उर्वरकता होती है। 2, उत्पादन में वृद्धि होती है। 3, खेत को खाली नहीं छोड़ना पड़ता। 4, एक ही खेत में फसलों की अदला-बदली हो जाती है। 5, मृदा में पोषक तत्व नियंत्रित रहते हैं और मृदा की गुणवत्ता में वृद्धि होती है। 6, नाइट्रोजन वर्ग के उर्वरकों की बचत होती है। 7, पीड़कों के नियंत्रण में सहायता प्राप्त होती है। 8, फसलें रोगों से बच जाती हैं। 9, कीटों में वृद्धि पर रोक लगती है। प्रश्न 11, विद्युत संयोजी यौगिक अधिक घनत्व भोजन ठोस पदार्थ क्यों होते हैं? लिखिए। उत्तर, क्योंकि विद्युत संयोजी यौगिकों में आयनों के बीच शक्तिशाली विद्युत संयोजी बल होते हैं। प्रश्न 12, मिश्रित खेती किसे कहते हैं? इसके लाभ लिखिए। उत्तर, जब फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है तो इसे मिश्रित कृषि या मिश्रित खेती कहते हैं। मिश्रित खेती के लाभ निम्नलिखित हैं। 1, मिश्रित खेती से उत्पादन व्यय कम हो जाता है क्योंकि जो व्यय फसल पर करना होता है। 2, मिश्रित खेती से भूमि उर्वरा बनी रहती है क्योंकि प्रायः धान्य फसलों के साथ दाल देने वाली फसलें बोई जाती हैं। 3, एक ही समय में एक से अधिक फसल का उत्पादन मिलने से किसान की आय बढ़ जाती है। 4, भूमि में पाए जाने वाले पीड़क मिश्रित खेती से नष्ट किए जा सकते हैं। 5, मिश्रित खेती से खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न 13, पालतू पशुओं में बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या उपाय करना चाहिए? उत्तर, पशुओं में बीमारियों की रोकथाम के लिए कुछ उपाय हैं। 1, टीकाकरण। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मृत रोगाणुओं को शरीर में इंजेक्ट करने की प्रक्रिया है। बीमारियों से बचाव के लिए पशुओं को नियमित रूप से टीका लगवाना चाहिए। 2, स्वच्छ स्थिति बनाए रखना। हमें जानवरों को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए उनके आसपास स्वच्छ वातावरण बनाए रखना चाहिए। स्वच्छ वातावरण पशुओं को स्वस्थ बनाता है क्योंकि वे रोग मुक्त रहते हैं। 3, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। हमें पशुओं को संतुलित आहार देना चाहिए। संतुलित आहार में वे सभी पोषक तत्व होते हैं जो जानवरों को उनके सामान्य शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। प्रश्न 14, सोनार का प्रयोग करके समुद्र की गहराई का पता कैसे लगाया जाता है? लिखिए। उत्तर, सोनार पद्धति में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। एक समुद्री जहाज पर स्थापित ट्रांसमीटर से पराश्रव्य ध्वनि के शक्तिशाली स्पंद अर्थात सिग्नल निश्चित अंतराल पर प्रेषित किए जाते हैं। जब ये सिग्नल समुद्र तल से टकराते हैं तो वहां से टकराकर परावर्तित हो जाते हैं। यह परावर्तित ध्वनि अर्थात प्रतिध्वनि समुद्री जहाज पर स्थिति रिसीवर द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। पराश्रव्य सिग्नलों के प्रेषित करने तथा ग्रहण किए जाने के मध्य समय को ज्ञात कर समुद्र की गहराई ज्ञात की जाती है। प्रश्न 15, श्रव्य तथा पराश्रव्य ध्वनियाँ क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, 1, 20 हर्ट्ज से 20 के हर्ट्ज के बीच की ध्वनि को मनुष्य सुन सकता है।
इसे श्रव्य ध्वनि कहते हैं। ड्रम, गिटार के तार और ट्यूनिंग इसके के उदाहरण हैं। 2 किलो हर्ट्ज 20 के हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग पराश्रव्य तरंग कहलाती है। ये तरंग मानव की श्रव्यता सीमा से बाहर होती है। चमगादड़, कुत्ते, बिल्लियां, पक्षी एवं कीड़े आदि जैसे जीव पराश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं। इन जीवों में पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को सुनने की भी क्षमता होती है। प्रश्न 16, स्थितिज ऊर्जा की गणना के लिए सूत्र निकालिए। उत्तर, धरती के सतह के पास किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा mgh, जहां m वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वजनित त्वरण तथा h भूमि की सतह से ऊंचाई है। प्रश्न 17, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए सूत्र निकालिए। उत्तर, गतिज ऊर्जा 12 mv2, जहां m वस्तु का द्रव्यमान होता है या वस्तु का एक समान वेग होता है। प्रश्न 18, खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखिए। उत्तर, एक खाद मूल रूप से आंशिक अपघटित कार्बनिक पदार्थ हैं, जबकि जैव उर्वरक प्रायः जीवित सूक्ष्मजीवों या उनके कुछ उत्पादों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2 खाद की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है, जबकि उर्वरक की अधिक मात्रा की आवश्यकता नहीं होती है। 3 खाद कार्बनिक पदार्थ पर सूक्ष्मजीवों की क्रिया से बनते हैं, जैसे कंपोस्ट, वर्मीकपोस्ट, हरी खाद, जबकि जैव उर्वरक जैविक क्रियाओं द्वारा महत्वपूर्ण पोषक पदार्थों का निर्माण करते हैं, जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु व नील हरित शैवाल। प्रश्न 19, निम्न को उदाहरण सहित समझाइए। 1 संतृप्त विलयन, 2 शुद्ध पदार्थ, 3 कोलाइड। उत्तर, 1 किसी निश्चित तापमान पर उतना ही पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलायक में विलेय पदार्थ नहीं घुलता हो तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। 2 उस पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहा जाता है जिसमें पूर्ण निर्दिष्ट रासायनिक संघटन होता है, पानी, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन आदि। 3 कोलाइड एक विषमांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता यह कि इन्हें सरलता से देखा नहीं जा सकता, किंतु ये प्रकाश का प्रकीर्णन कर सकने में सक्षम होते हैं। प्रश्न 20, खरपतवार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, ऐसे अवांछनीय पौधे जो फसलों के साथ स्वयं उग आते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। इनकी प्रमुख किस्में हैं जंगली ओट, जावी घास, चौलाई, बथुआ तथा हिरन खुरी। चौलाई एक ऐसी खरपतवार है जो लगभग सभी फसलों के साथ उगती है। कई ऐसे खरपतवार भी हैं जिन्हें बार बार निकालने पर भी उनका नाश नहीं होता है। प्रश्न 21, वायुमंडल में नाइट्रोजन जैव मंडल में कैसे प्रवेश करती है, समझाइए। उत्तर, अधिकांश नाइट्रोजन मिट्टी और पौधों की जड़ों में कुछ प्रकार के बैक्टीरिया के माध्यम से पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश करती है, जो नाइट्रोजन गैस को अमोनिया NH3 में परिवर्तित करती है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। नाइट्रोजन की बहुत थोड़ी मात्रा बिजली के माध्यम से हवा के साथ क्रिया करके स्थिर होती है। प्रश्न 22, निक्षेपण एवं विसरण को समझाइए। उत्तर, 1 निक्षेपण वह भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें तलछट, मिट्टी और चट्टानें किसी स्थलाकृति या भूभाग में जुड़ जाती हैं। हवा, बर्फ, पानी और गुरुत्वाकर्षण पहले से अपक्षयित सतह सामग्री का परिवहन करते हैं जो तरल पदार्थ में पर्याप्त गतिज ऊर्जा के नुकसान पर जमा हो जाती है, जिससे तलछट की परतें बन जाती हैं। 2 किसी ठोस, द्रव्य या गैस के अणुओं या आयनों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता कॉन्सेंट्रेशंस वाले क्षेत्र की ओर गमन विसरण कहलाता है। प्रश्न 23, समांगी एवं विषमांगी मिश्रण को समझाइए। उत्तर, समांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। प्रश्न 24, संयोजकता किसे कहते हैं। उत्तर, किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग करने वाले हाइड्रोजन परमाणुओं या ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या के आधे को उसकी संयोजकता कहते हैं। प्रश्न 25, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगमय झिल्ली क्यों कहते हैं। उत्तर, लिपिड और प्रोटीन से बनी प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है जो पारगमय झिल्ली का काम करते हुए कोशिका के अंगों को
बाहरी पर्यावरण से अलग करती है, चूंकि प्लाज्मा झिल्ली आवश्यक पदार्थों को उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर आने जाने देती है। इसलिए इसे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। प्रश्न 26, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? उत्तर, लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं। जब कोशिका नष्ट होती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं तथा एंजाइम अपनी ही कोशिका को पचा लेते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहते हैं। प्रश्न 27, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखिए। उत्तर, जाइलम और फ्लोएम में निम्न अंतर है। 1. जाइलम की कोशिका मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिका जीवित होती है। 2. जाइलम एवं गुणित खनिज का स्थानांतरण करती है, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करती है। 3. जाइलेम के फाइबर छोटे होते हैं और फ्लोएम के फाइबर बड़े होते हैं। प्रश्न 28, सरल एवं जटिल ऊतक में अंतर लिखिए। उत्तर, 1. सरल ऊतक एक विशेष प्रकार की कोशिका से बना होता है, जबकि जटिल ऊतक कई प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। 2. सरल ऊतक का मुख्य कार्य भोजन भंडारण है, जबकि जटिल ऊतक का मुख्य कार्य पूरे पौधे के शरीर में सामग्री की रक्षा और परिवहन करना है। 3. सरल ऊतकों की संरचना नाम के अनुरूप ही सरल होती है, जबकि जटिल ऊतकों की संरचना जटिल होती है क्योंकि वे विभिन्न प्रकार भी कोशिकाओं से बने होते हैं। प्रश्न 29, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। उत्तर, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड ms सुपरस्क्रिप्ट 2 होता है तथा यह एक सदिश राशि है। सूत्र AVUT। प्रश्न 30, संवेग संरक्षण का नियम एवं न्यूटन का दूसरा नियम लिखिए। उत्तर, 1. संवेग संरक्षण का नियम, जब 2 या 2 से अधिक वस्तुएं एक दूसरे पर क्रिया करती हैं तो उनका कुल संवेग सदा समान रहता है, जब तक कि कोई बाहरी बल उन पर क्रिया नहीं करता। अर्थात बाह्य बल शून्य होने पर संकाय का कुल संवेग अचर रहता है। 2. न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला बल वस्तु के रैखिक संवेग के परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। प्रश्न 31, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। उत्तर, दुनिया का हर पिंड दूसरे पिंड को पूरी शक्ति से अपनी ओर खींचता है। यह बल दोनों वस्तुओं के भार के गुणनफलों के समानुपाती होता है, वही उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रश्न 32, द्रव्यमान एवं भार में अंतर लिखिए। उत्तर, 1. द्रव्यमान किसी इकाई किलोग्राम है, जबकि भार किसी इकाई न्यूटन है। 2. किसी पिंड का द्रव्यमान स्थिर रहता है, जबकि भार स्थान के साथ बदलता रहता है। इस प्रकार द्रव्यमान और वजन संबंधित हैं। 3. द्रव्यमान में केवल परिमाण होता है और यह एक अदिश राशि है, जबकि भार में परिमाण और दिशा होती है, इसलिए यह एक सदिश राशि है। प्रश्न 33, जब आप साइकिल चलाते हैं तो कौन सी ऊर्जा रूपांतरण होती है? उत्तर, जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारी मांसपेशीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है तथा मांसपेशीय ऊर्जा हमें भोजन से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होने के बाद प्राप्त होती है। प्रश्न 34, 1 वाट शक्ति को परिभाषित कीजिए। उत्तर, जब 1 सेकंड में 1 जूल कार्य किया जाता है तो कार्य करने की दर या ऊर्जा व्यय करने की दर 1 वाट कहलाती है। प्रश्न 35, ध्वनि प्रबलता किसे कहते हैं? उत्तर, प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शारीरिक अनुक्रिया है। यह उसके आयाम पर निर्भर करती है। ऐसी ध्वनि को जिसमें अधिक ऊर्जा होती है उसको प्रबलता कहते हैं। इकाई क्षेत्र से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। कारक यह निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। 1 आयाम पर, 2 ऊर्जा पर, 3 तीव्रता पर, 4 तरंग के वेग पर। प्रबलता तथा तीव्रता का अर्थ एक नहीं है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। यद्यपि 2 ध्वनियां समान तीव्रता की हो सकती हैं, फिर भी हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील हैं। अभी तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे कक्षा 9 से 12 तक सभी विषयों के नोट्स सरल भाषा में। तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के लिए वीडियो की लिंक फॉरवर्ड करें।